गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ नरलावती एकेडमी। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के इस सीरीज में आज हम लोग लास्ट चैप्टर दैट इज़ ओजोन डिप्लेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो उसको लाइक करना कभी ना भूलें। सो समझते हैं ओजोन डिप्लेशन क्या कहलाता है। ओजोन मतलब एक पृथ्वी का रक्षा कवच, डिप्लेशन जो बहुत तेजी से विघटित हो रही है, यानी परत जो है ओजोन का वो थीन हो रही है, पतली होती जा रही है। तो इसी ओजोन की इसी परत को पतली होने की प्रोसेस ओजोन डिप्लेशन कहलाती है। ओजोन लेयर का जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है O3 होता है, इज अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम। जो ओजोन है O3 है वो ऑक्सीजन के 3 एटम से बना हुआ होता है, फाउंड मेनली इन स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन जो होता है वो मेनली स्ट्रेटोस्फियर में ही फाउंड मतलब पाया जाता है, लगभग 15 से 30 किलोमीटर अबव द अर्थ। ओजोन लेयर का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन पृथ्वी से 15 से 30 किलोमीटर के ही रेडियस में देखने को मिलता है। माने इसी रेडियस में सबसे ज़्यादा ओजोन का कंसंट्रेशन मिलता है स्ट्रेटोस्फियर में। पहले आता है ट्रोपोस्फियर, फिर उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर लगभग 0 से 15 किलोमीटर के रेंज का होता है, उसके ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक जाता है स्ट्रेटोस्फियर, तो इसको ध्यान रखना। अब ओजोन लेयर का फंक्शन क्या होता है, तो ये एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट बी एंड अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन। जो ओजोन लेयर होते हैं वो मोस्ट ऑफ द सन के जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं, जितने भी टाइप के रेडिएशन हो गए उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और पृथ्वी पर मौजूद बायोस्फीयर को प्रोटेक्ट करता है। ओजोन लेयर को डॉप्सन में मेजर किया जाता है, यानी ओजोन लेयर कितनी मोटी है, कितनी पतली है, उसको मेजर करने के लिए हम उसकी यूनिट डॉप्सन का सहारा लेते हैं। जो नॉर्मल कंडीशन में ओजोन का कंसंट्रेशन होता है, ओजोन का जो मेजरमेंट होता है वो 300 यूनिट डॉप्सन होता है, ठीक। लेकिन जब ओजोन होल हो जाए, यानी ओजोन जो है डिप्लेट हो जाए, अपने ओरिजिनल शेप से डिप्लेट कर जाए, तो उसका लगभग 300 से कम हो जाता है, लगभग 200 डॉप्सन यूनिट तक चलाता है। अब समझते हैं ओजोन होल क्या कहलाता है। अ रीजन विथ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ओजोन कंसंट्रेशन, एक ऐसा जगह जहां ओजोन का कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने लगे, उसी को बोलते हैं ओजोन होल। मेनली ओवर द अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के ऊपर के जो एरिया है वहाँ पे जो ओजोन का कंसंट्रेशन वो काफ़ी थिन है, काफ़ी पतला है। ओजोन का जो लेयर है वो इतना पतला हो गया है कि देखने में होल लगता है, उसी को बोलते हैं ओजोन होल। अब तो ओजोन लेयर देख लिया, अब डिप्लेशन देखते हैं। रिडक्शन इन द ओजोन लेयर, कंसंट्रेशन इन द स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में मौजूद ओजोन लेयर का कंसंट्रेशन का रिडक्शन होना ही ओजोन डिप्लेशन कहलाता है। वो डिप्लेशन बहुत सारे फैक्टर की वजह से डिप्लेट हो रहा है। ओजोन डिप्लेशन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 1970 से। ओजोन डिप्लेशन को 1970 से ही इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। अंटार्कटिका ओजोन होल डिस्कवर्ड इन 1985 बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट। जो अंटार्कटिका के ऊपर जो होल क्रिएट हो रहा है उसको 1985 में ब्रिटिश साइंटिस्ट द्वारा सबसे पहले डिस्कवर किया गया। अच्छा, एक बात और है, ये जो ओजोन होल्स, ओजोन का जो कंसंट्रेशन होता है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ के दोनों पोल्स पे देखने को मिलता है, ठीक। एक नॉर्थ पोल पे, दूसरा साउथ पोल पे। यहीं पे सबसे ज़्यादा ओजोन का कंसंट्रेशन होता है। कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लेशन। अब ओजोन डिप्लेट क्यों हो रहा है, इसके कॉज क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो ओजोन को डिप्लेट कर रहे हैं। फैक्टर होता है वो सबसे पहला होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs। ये मेनली एरोसोल स्प्रे, रेफ्रिजरेटर्स एंड AC हैं। इनसे जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं यही सबसे ज्यादा ओजोन को डिप्लेट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये स्टेबल होकर के हमारे स्ट्रेटोस्फियर में पहुंच जाते हैं, रिच स्ट्रेटोस्फियर। फिर क्या होता है कि वहां पे जो सूरज का जो रेडिएशन आता है, सन से जो रेडिएशन आता है, वो इन गैसेस को, इन हार्मफुल गैसेस को ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उनसे क्लोरीन उनसे रिलीज होता है, उन गैसेस से क्लोरीन रिलीज होता है। अब क्लोरीन फर्दर क्या करता है, वो हमारे ओजोन को तोड़ करके उसको सिंपल ऑक्सीजन और क्लोरीन में चेंज कर देते हैं। सिंपल रिएक्शन है, इसको याद रखना। क्लोरीन हीट करेगा डायरेक्ट ओजोन मॉलिक्यूल्स को, तो ओजोन मॉलिक्यूल टूट के ऑक्सीजन बना लेगा और क्लोरीन ऑक्साइड बना लेगा। फर्दर क्लोरीन ऑक्साइड ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन एटम से रिएक्शन करेगा जिसमें
क्लोरीन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन के एटम अलग हो जाएंगे, मोनो एटम जो है वो अलग हो जाएंगे। ये चेन चलता रहेगा और हमारा ओजोन इसी तरह से डिप्लीट होता रहेगा। अब समझते हैं हैलोन्स, मेनली ब्रोमाइन लेड कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारे ओजोन पे क्या असर डालते हैं, ये भी कॉज करते हैं ओजोन डिप्लेशन को। यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, जो हैलोन्स होते हैं ब्रोमाइन लेड कंपाउंड जो होते हैं वो स्पेशली फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किए जाते हैं। और ये करते क्या है, ब्रोमाइन डिस्ट्रॉय ओजोन 50 टाइम्स फास्टर देन क्लोरीन। जितने समय में एक क्लोरीन ओजोन को किल करता है उससे 50 टाइम ज़्यादा उसी टाइम में ब्रोमीन ओजोन को किल करता है। यानी इसकी जो डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी है वो क्लोरीन से ज़्यादा है। ये देखो, यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर से जो ब्रोमीन कंपाउंड्स रिलीज होते हैं ये हमारे ओजोन O3 को ब्रेक डाउन करते हैं। कुछ अदर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ये भी जब सराउंडिंग में एमिट होते हैं तो इन पे सूरज का प्रकाश यानी सन रेडिएशन डायरेक्ट हिट करते हैं। अब सन रेडिएशन इनको हिट करते हैं तो ये भी क्लोरीन और ब्रोमीन में टूट जाते हैं। फर्दर क्लोरीन और ब्रोमीन में टूटने के बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये मोर डेंजरस होते हैं। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं इन दोनों से मोर डेंजरस होते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ओजोन को किल करते हैं, ओजोन को तोड़ते जाते हैं, ब्रेक डाउन करते जाते हैं। अब समझते हैं नेचुरल कॉजेज माइनर। देखिए ये तो हो गया कि ये जो है तीनों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो नेचुरली भी एक इवेंट होता है जिससे हमारा ओजोन है वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसमें लास्ट ऑप्शन है वोल्केनिक एरप्शन। जो ज्वालामुखी फटता है उनसे क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स रिलीज होते हैं। ये भी फर्दर हमारे ओजोन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके सिंगल ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इनका भी योगदान रहता है। ठीक, नेचुरल कॉजेज भी होता है। और एक नेचुरल में आ जाएगा सोलर एक्टिविटी वेरिएशन। जो सोलर का जो इंटेंसिटी है, सोलर रेडिएशन का जो इंटेंसिटी है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है, कभी बहुत ज़्यादा तेज होता है गर्मियों के दिनों में, कभी ठंडों के दिनों में कम हो जाता है। तो इनके वेरिएशन से भी हमारा ओजोन डिप्लीट हो रहा है, तो इनको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैकेनिज्म ऑफ ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेट होने का क्या मैकेनिज्म है? देखिए, अल्ट्रावायलेट डायरेक्ट हीट करती है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स पे, तो उनसे क्या रिलीज होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन रेडिकल्स रिलीज होते हैं। अब क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट विथ ओजोन। अब क्लोरीन ब्रोमीन जो होते हैं वो डायरेक्टली O3 से रिएक्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन और क्लोरीन ब्रोमीन सिंगल एटम रिलीज होते हैं। ये कैटालिटिक साइकिल चलता रहता है। वन क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स। जो 1 क्लोरीन होता है वो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। दिस इज मोर डेंजरस। क्लोरीन ब्रोमीन इज मोर डेंजरस फॉर ओजोन लेयर, लीड्स टू थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर कॉल्ड ओजोन होल्ड। और यही सब लीड्स करते हैं हमारे ओजोन लेयर को थिन करने के लिए। अब जब ओजोन लेयर थिन होता चला जाएगा उसी को बोलेंगे ओजोन होल। अब ओजोन डिप्लेशन का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला है इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। जो पर्यावरण का प्रभाव है, पर्यावरणीय प्रभाव, ये पहले देखने को मिलता है। इससे होता क्या है, इंक्रीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इससे होगा क्या, हमारे सराउंडिंग में अल्ट्रावायलेट रेज का जो रेडिएशन है उस ज़्यादा मात्रा में आने लगेगा। अब इससे डायरेक्टली ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स अफेक्ट होंगे। कोरल ब्लीचिंग एंड डैमेज टू फोटो प्लैंकटन। देखिए, कोरल ब्लीचिंग होने लगेगा। कोरल ब्लीचिंग क्या कहलाता है? जब समुद्र के कोरल्स यानी मूंगे अपना ओरिजिनल रंग खोकर सफ़ेद यानी ब्लीच्ड हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। इसको याद रखना। ये एक्सेसिव क्वांटिटी में हार्मफुल रेडिएशन जब सन से डायरेक्ट अर्थ तक पहुंचने लगेगा तो ये कोरल डायरेक्ट अपना रंग, ओरिजिनल रंग खो देते हैं। और डैमेज टू फोटोप्लैंक्टन। देखिए, फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म जलीय पौधे होते हैं, लाइक एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, डायटम। प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन O2 रिलीज करते हैं, उसी को बोलते हैं फोटोप्लैंक्टन। इसको याद रखना, ये अर्थ का फेफड़ा इसको बोला जाता है, फोटोप्लैंक्टन। और तीसरा पॉइंट क्या है, ये क्या और इफेक्ट कर सकता है इन्वायरमेंटल में? एक्सेलरेट्स ग्लोबल वार्मिंग। सेकेंडरी, ये सेकेंडरी इफेक्ट है, ये भी सेकेंडरी इफेक्ट जनरेट करता है। प्राइमरी इफेक्ट तो कार्बन एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग होता है, लेकिन जब ओजोन लेयर साफा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में उससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंटर करने लगेंगे। अब ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन जब इंटर करेगा हमारे सराउंडिंग में, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं वो हीट इन नेचर के होते हैं,
उससे हमारा सराउंडिंग और हीट होता चला जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगा। अब इस पे ह्यूमन इफेक्ट क्या पड़ सकता है, हमारे हेल्थ पे क्या इसका इफेक्ट पड़ सकता है। ओजोन डिप्लेशन का स्किन कैंसर हो सकता है, एक्सेसिव मात्रा में रेडिएशन हमारे त्वचा को किल करेंगे तो उससे स्किन कैंसर, कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो सकता है, हमारे आँख की जो पुतली है वो अप डाउन हो सकता है, इम्यून सिस्टम वीकेनिंग, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, प्री मेच्योर एजिंग ऑफ स्किन, समय से पहले हम बूढ़ा दिखने लगते हैं। अब इस पे मटेरियल्स पे क्या असर पड़ता है, जो हमारे आसपास जो मटेरियल्स रहता है लाइक रबर, प्लास्टिक, फैब्रिक, ये डिग्रेड होते हैं फास्टर, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में, मतलब समय से पहले ये ख़त्म होने लगते हैं। अब ओजोन डिप्लेशन चूँकि एक भयानक स्थिति है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या ग्लोबल एफर्ट्स किए जा रहे हैं, प्रोटोकॉल्स क्या क्या बनाए गए हैं। तो सबसे पहला वियना कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया गया था 1985 में। इसका मेन उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले मानवीय गतिविधियों को रोकने के लिए एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क ढांचा तैयार किया गया था वियना कन्वेंशन में, कि कौन कौन से ऐसे कॉजिंग एजेंट है कि हम अपने जो रोज़मर्रा में जो चीज़ें यूज करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एरोसॉल हो गया, तो इन चीज़ों को हम लोग बहुत हद तक कंट्रोल करें, ताकि हम लोग की वजह से जो है कुछ हद तक CFCs एमिशन कंट्रोल में आए। तो ये वियना कन्वेंशन में डायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटी को इसमें एड्रेस किया गया था। फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन ओजोन प्रोटेक्शन, इसको याद रखना। सेकेंड हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये हमारे ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉन्ट्रियल सिटी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 1987 में, 16 सितंबर 87 में। उसी दिन से हम लोग ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। इसमें पहला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ढांचा बनाया गया था, जिसका उद्देश्य सभी देशों को मिलकर ओजोन परत का रक्षा करना था। ठीक, ये हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। फेज आउट ऑफ CFCs एंड अदर ODS, इसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि CFCs को एंड ODS को, यानी ओजोन डिप्लेटिंग जो सब्सटेंसेस हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, उनको फेज आउट करेंगे हम, धीरे धीरे उनको अपने डेली यूजेस से उसको बाहर करेंगे, यानी फेज आउट करेंगे। फिर सक्सेसफुल ODS प्रोडक्शन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, ODS के प्रोडक्शन को बहुत हद तक रिड्यूस करेंगे। ODS के प्रोडक्शन को लाइक CCl4 हो गया, मिथाइल क्लोराइड हो गया, इन सब जो जितने भी ODS ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं, इनको हमको रिड्यूस करने की जरूरत है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये सब बातें हो रही थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। जो पहला अमेंडमेंट जो हुआ था लंदन 1990 में, लंदन में हुआ था। इसमें कुछ पॉइंट्स है। इस अमेंडमेंट में नुकसान पहुंचाने वाले CFCs को तेजी से खत्म करने पर जोर दिया गया। इसी कॉन्फ्रेंस में मॉन्ट्रियल फंड बनाया गया डेवलपिंग नेशन को मदद करने के लिए। ठीक, ये हुआ था लंदन में। 2 साल बाद कोपेनहेगन में फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। इसमें CFCs और हैलोन, जो हैलोन्स कंपाउंड्स होते थे, यानी ब्रोमीन लेड कंपाउंड जितने भी थे, जो स्पेशली फायर एक्सटिंग्विशर से रिलीज होते थे, आदि को पूरी तरीके से ख़त्म करने की अंतिम तारीख इसमें तय की गई। इसमें कोपेनहेगन में 1996 का डेडलाइन रखा गया कि इस डेट तक हम लोग जितने भी हैलोन्स कंपाउंड्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, उनको हम लोग ख़त्म कर देंगे। फिर आता है मॉन्ट्रियल 1997 में, फिर इसका अमेंडमेंट किया गया। उसमें ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस लाइक CCl4, मिथाइल क्लोरोफॉर्म्स, मिथाइल ब्रोमाइड के ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर सख्त नियम लागू कर दिए गए। इसको ट्रेड करने के लिए लाइसेंस सिस्टम लागू किया गया। किसमें? मॉन्ट्रियल 1997 में। फिर आता है किगाली 2016। किगाली 2016 में CFCs को 2040 से 2047 तक यानी 80 से 85% तक रिड्यूस करने पर टारगेट सेट किया गया। ये हुआ किगाली 2016 में। ये सेट किया गया था कि हम लोग जितने भी मेंबर कंट्री हैं वो लगभग 2047 तक जो CFCs गैस जितना रिलीज होता है उसका 80 से 85% हम लोग मिनिमाइज कर लेंगे। ये तो देख लिए डॉप्सन, ये ओजोन का यूनिट होता है डॉप्सन, मेजर ओजोन थिकनेस। इसमें ओजोन के थिकनेस को मेजर किया जाता है। नॉर्मल ओजोन लेयर 300 डॉप्सन यूनिट होता है। जब उसमें होल हो जाए ओवर द अंटार्कटिका, उस अंटार्कटिका में जो होल है वो लगभग 220 डॉप्सन यूनिट से कम है। कौन कौन सा ऐसा प्लान है जो कंट्रीज इस पर विचार कर रही है? डेवलप्ड कंट्रीज फेज आउट अर्लियर। इसमें जितने विकसित देश हैं वो जल्दी जितने भी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस है उनको जल्दी अपने सिस्टम से, अपने डेली उपयोग से बाहर कर देंगे, ख़त्म करेंगे उसको। और जो डेवलपिंग नेशन है
लेटर बट टारगेट सेट, इनको भी ख़त्म करना है, ओडीएस हो गया या फिर सीएफसीएस हो गया, लेकिन इनको टारगेट दिया गया है कि किसी को 2047 तक ख़त्म करना है, किसी को 2015 तक ख़त्म करना है। इनको डेवलपिंग नेशन के लिए इनको टारगेट दिया गया, लेकिन ख़त्म इनको भी करना है। इंडिया एंड ओजोन लेयर, इंडिया के पर्सपेक्टिव से ओजोन लेयर का क्या स्थिति था। इंडिया साइंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1992। देखिए 1987 में तो पहला इसका कॉन्फ्रेंस रखा गया था ओजोन लेयर के संदर्भ में, लेकिन इंडिया जो है 1992 में इसको साइन किया। क्यों किया? क्योंकि इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफ़ी पीछे था, इसलिए इसको लगभग 5 साल साइन करने में लग गया, क्योंकि हमारे पास उतना हम कैपेबल नहीं थे इकोनॉमिकली। हम इंडस्ट्रीज के रेस में ओडीएस, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस फेज आउट प्लान इम्प्लीमेंटेड इन इंडस्ट्रीज लाइक एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, अवेयरनेस कैंपेन एंड रिसर्च सेंटर इन इंडिया। ओजोन लेयर से हम लोग कैसे टैकल करें, इनको कैसे अपने इंडिया को इसको सिक्योर करें, उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन, रिसर्च सेंटर खोला गया, ताकि लोग इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें और इंडिविजुअल लेवल पे इस सीएफसीएस को रिड्यूस कर सकें। इंडिया, यह याद रखना, इंडिया जो है इंडिया जो मॉनिटरी प्रोटोकॉल साइन किया था 1992 में किया था। ओजोन होल लार्जेस्ट ड्यूरिंग अंटार्कटिका स्प्रिंग। देखिए ओजोन होल सबसे ज़्यादा तब दिखता है जब स्प्रिंग सीजन आता है, स्पेशली सितंबर से नवंबर के बीच ओजोन होल ज़्यादा दिखता है। ये अंटार्कटिका रीजन में दिखता है, याद रखना। 1 क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स, ये याद रखना। जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? सीएफसीएस आ गया, हेलेंस आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, मिथाइल क्लोरोफॉर्म्स, इसको याद रखना है। ये मेन है जो ओजोन होल को, ओजोन डिप्लेट को कॉज करते हैं। अब जल्दी जल्दी ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बन सकता है उसको देख लेते हैं। विच ऑफ दिस इज अ नेचुरल फिल्टर अगेंस्ट द सन अल्ट्रावायलेट रे। सन से जो अल्ट्रावायलेट रे निकलता है उनको नेचुरली कौन फिल्टर करता है? उनको नेचुरली फिल्टर ओजोन करता है, ठीक, O3 याद रखना। द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इज कॉज्ड बाई, जो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है वो किससे कॉज होता है, किससे बनता है? देखिए फोटोकेमिकल स्मॉग पहले ही बताया है कि जो जितना भी स्मॉग बनता है, स्मॉग यानी धुआं प्लस फोटो बोल रहा है यानी प्रकाश यानी सनलाइट, सनलाइट दो तरीके से मिलकर बनता है। स्मॉग में क्या क्या आ जाएगा? स्मॉग में आ जाएगा, इसमें प्राइमरी हार्मफुल गैस है वो नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद क्या आ जाएगा? O3 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? हाइड्रोकार्बन्स आ जाएंगे। ये मेन स्मोक होते हैं जो फोटोकेमिकल कॉज करते हैं। जब इनका जब रिएक्शन सनलाइट से होता है तो क्या फॉर्म होता है? फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्म होता है। ये जितने भी एलिमेंट हैं कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ये याद रखना। ये फॉर्म कैसे होता है इसको देख लेते हैं, इसका रिएक्शन क्या होता है। ये इंडस्ट्री से, व्हीकल से ये नाइट्रस ऑक्साइड नामक जो हार्मफुल गैस है वो रिलीज होता है, ठीक। जब वो रिलीज होता है तो सूरज के प्रकाश का जो एनर्जी होता है Hν उनके साथ रिएक्शन करता है। हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड सूरज के एनर्जी से रिएक्शन करता है। जब इनका रिएक्शन होता है, एनर्जी है Hν है, वो नाइट्रस ऑक्साइड को डिवाइड कर देता है। नाइट्रस ऑक्साइड अलग बनता है और ऑक्सीजन का सिंगल एटम यानी मोनो एटम अलग हो जाता है। अब इस मोनो एटम फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ओजोन बन जाएगा, ठीक। अब ओजोन फर्दर हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करता है जिसमें पैन नामक कंपाउंड बनता है, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड नाइट्रस डाइऑक्साइड, ये बनाता है। फोटोकेमिकल स्मोक बनने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड चाहिए, हाइड्रोकार्बन चाहिए और सूरज का प्रकाश चाहिए, और स्मॉल अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहता है, ठीक। तो ये फोटोकेमिकल स्मोक बनने के लिए रॉ मटेरियल हो गए। और बनने के बाद फोटोकेमिकल स्मोक जो बन जाता है तो उसमें कौन कौन से कंपाउंड रहते हैं? उसमें मेनली O3 हो जाएगा, पैन हो जाएगा, पेरोक्सी ऑक्सीटाइल नाइट्रेट हो जाएगा, नाइट्रस डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये मेन होते हैं, इसको याद रखना। ओजोन हो जाता है आफ्टर रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, O3 बनता है, पैन बन जाता है, नाइट्रस डाइऑक्साइड बनता है। और बनने से पहले, फोटोकेमिकल स्मोक बनने से पहले रिएक्शन जब स्टार्टिंग होता है वो किससे होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सनलाइट होता है। तो इसको याद रखना, ये पूरा प्रोसेस है कैसे फोटोकेमिकल स्मोक क्रिएट होता है।
इन स्ट्रेटोस्फीयर द ओजोन कंसंट्रेशन, देखिए स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का कंसंट्रेशन किस तरीके से है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए ओजोन जो होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर, इतना समझ लो कि ये स्ट्रेटोस्फीयर है, इसके जो मिडल में होते हैं, मिडल में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है ओजोन का, और बाकी धीरे धीरे कम होते जाते हैं, दोनों साइड ये कम होते जाते हैं। ठीक, तो फाउंड मैक्सिमम एट मिड, मिड में मैक्सिमम होता है, और दोनों तरफ जाते वक्त ये इसकी कंसंट्रेशन कम होने लगती है। एंड डिक्रीजेज आइदर साइड्स, द ऑप्शन विल बी। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इज कंसिडर टू बी बून प्राइमरली फॉर, देखिए ओजोन परत की उपस्थिति मुख्यतः कहाँ अवस्थित होती है, सबसे ज़्यादा अवस्थित होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में, याद रखना। ये रहा जो ट्रोपोस्फीयर है, क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं, वो 0 से लगभग 15 किलोमीटर तक जाता है। ये 5 किलोमीटर वैरी कर सकता है, लगभग 15 किलोमीटर तक जाता है। 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक आता है स्ट्रेटोस्फीयर, 50 से 85 जाता है मीसोस्फीयर, उसके बाद 85 से लगभग 690 थर्मोस्फीयर जाता है। ये आयन से रिलेटेड ही सारा काम होता है। ये जितने भी हम लोग ट्रांसमिट करते हैं कोई भी सिग्नल, इसी स्फीयर की मदद से करते हैं। फिर आता है एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर में से हमारा जितना भी सैटेलाइट सिस्टम लगा रहता है सब इसी में लगा रहता है, इसको याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ओजोन लेयर, कौन सा ऐसा पॉइंट्स है जो करेक्ट है। देखिए ओजोन लेयर इज बीइंग हाइएस्ट एट इक्वेटर एंड लोएस्ट एट द पोल्स, नो, अभी भी हम बताए हैं कि जो ओजोन होता है वो सबसे ज़्यादा पोल्स पर, सबसे ज़्यादा पोल्स पर देखने को मिलते हैं और सबसे कम इक्वेटर पर देखने को मिलते हैं। तो ओजोन लेयर इज बीइंग हाइएस्ट एट पोल्स, यस, एंड लोएस्ट एट इक्वेटर, द ऑप्शन विल बी बी। द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज अबाउट, वायुमंडल में ओजोन सांद्रता कितनी लगभग पाई जाती है। देखिए वायुमंडल में लगभग 10 ppm कंसंट्रेशन ओजोन की पाई जाती है। ppm क्या होता है, ये इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है कि 1 मिलियन, ppm का पूरा नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी हवा के एयर मिक्सर, सराउंडिंग में पड़े एयर मिक्सर के 1 लाख पार्ट में कितना ओजोन का पार्ट है, उसी को कहते हैं ओजोन ppm। तो ये 10 इसका ppm होता है, याद रखना। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन है द ईल इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ईल इफेक्ट क्या हो सकता है, ओजोन के डिप्लेशन होने से इसका ईल इफेक्ट क्या हो सकता है, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन पहचानना है। स्किन कैंसर, जी बिल्कुल होता है, ईल इफेक्ट होता है। इम्यून सिस्टम डैमेज होता है। आई एलिमेंट्स, ये भी होता है, सच एज ए कॉन्ट्रैक्ट, आंखों में मोतियाबिंद, ये भी होता है। टू मेक द एक्वेटिक इकोसिस्टम स्टेराइल, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बंजर करना, ये गलत है, ये रॉन्ग आंसर, ये तीनों बाकी सही है, द ऑप्शन विल बी डी। विच आर द, इसमें ध्यान रखना, इसमें बोल रहा है ईल इफेक्ट, तो ईल इफेक्ट ये डायरेक्टली 3 देखने को मिलते हैं। ये भी कहीं ना कहीं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, लेकिन टोटली बंजर नहीं हो जाता है। विच आर द प्रोमिनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल इन द ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर, ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है। तो ओजोन होल का होना लगभग CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से क्या होता है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में बनने से हमारी शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, जिससे हमारी हेडेक, सर में चक्कर, या लगभग हम मर भी सकते हैं। इस सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है, ये एसिड रेन होता है, ये मेन एसिड रेन मेन कॉजिंग एजेंट होता है सल्फर डाइऑक्साइड, इसको याद रखना है। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज द अर्थ एटमोस्फियर इज, ओजोन परत का अक्षय होना ये किन कारणों से होता है, ये CFL एंड हेलोन्स की वजह से होता है। हेलोन्स क्या होता है अभी बताया है, क्लोरीन और ब्रोमीन लेड जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हेलेंस बोलते हैं,
इनकी वजह से हमारा ओजोन डिप्लेट कर रहा है। ग्लोबल एग्रीमेंट इन स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस वाज एडॉप्टेड बाय। ओजोन अवक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीति के तहत की गई वैश्विक समझौते को अपनाया गया था। ये कौन से एग्रीमेंट में इसको, कौन से प्रोटोकॉल में इसको अपनाया गया था? ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस को रिड्यूस करने के लिए कॉन्फ्रेंस में इसको अपनाया गया था। इसको अपनाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में 16 सितंबर को ही इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी ये समझ लेते हैं रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस क्या था। ये 1992 में ऑर्गेनाइज किया गया था ब्राज़ील की सिटी में। इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। इसी समिट में UNFCCC एक इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन किया गया था जो स्पेशली कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए था। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल डेवलप कंट्रीज के लिए बनाया गया एक प्रोटोकॉल था जिसमें सभी डेवलप कंट्रीज को कार्बन एमिशन को 5.2% से रिड्यूस करना था, वो भी 1990 के लेवल के अकॉर्डिंग। वियना कन्वेंशन क्या था? वियना कन्वेंशन जो ह्यूमन एरर की वजह से जो CFCs या फिर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस जो रिलीज हो रही है इन्वायरमेंट में, जिससे हमारा ओजोन डिप्लेट हो रहा है, उसको रोकने के लिए वियना में कन्वेंशन किया गया, जो 1985 में किया गया था। इसी को बोलते हैं वियना कन्वेंशन। ये भी ओजोन से ही रिलेटेड था, लेकिन ये था तो इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क था ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन स्पेसिफिक कंट्रोल जो स्ट्रेटेजी जो अपनाया गया था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अपनाया गया था। द ओजोन लेयर इज यूजफुल फॉर लिविंग बीइंग बिकॉज ओजोन परत जीवों के लिए लाभदायक है क्योंकि ये हमें रक्षा करता है हार्मफुल गैसेस से, हार्मफुल रेडिएशन से। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या है? ओजोन अवक्षय तत्वों को कम करना। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें क्या टारगेट सेट किया गया था? जितना भी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस है उनको हमें रिड्यूस करना है, उनको ख़त्म करना है। इसको यही बात इसमें बताया गया था। सो थैंक यू। ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड आज का ये थ्योरी प्लस PYQ सेक्शन कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ये वीडियो को डिज़ाइन करने में काफ़ी रिसोर्सेज लग रहे हैं और टाइम भी कंज्यूम हो रहा है। सो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।